स्वागत आप सभी का वैडू में। और आज हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि हम सारे सब्जेक्ट को एक एक करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो इस क्रम में हमारा हमारा जो सेकंड प्रयास है कि हम केमिस्ट्री को कंप्लीट करें। तो एक एक करके सब्जेक्ट वाइज हम कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट है, यानी कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ से और उसके बाद केमिस्ट्री का जो पूरा का पूरा वो फाउंडेशन जो आगे चल के हम उसको बहुत ही बड़े लेवल पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्टिंग करते हैं एकदम शुरू से। तो सबसे पहले देखते हैं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कैसे हुई है। तो इसकी उत्पत्ति अलग अलग भाषाओं में अलग अलग तरीके शब्दों से हुई है। कीमेट शब्द जो है ये आपका कहाँ से, तो मिस्र शब्द का भाषा है। ठीक है। उसके बाद कीमिया जो है ये ग्रीक भाषा है। और आमतौर पे यही पूछा जाता है कि आपके जो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो एक कीमिया से हुई है जो कि एक ग्रीक भाषा है। उसके बाद अल्कीमिया जो कि अरबी भाषा के रूप में है। फिर अल्केमी जो लैटिन भाषा से उत्पत्ति मानी जाती है। और केमिस्ट्री शब्द जो है ये ब्रिटेन भाषा की है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो पूछी जाती है एग्जाम के में आपके बहुत ज्यादा, तो वो होती है कीमिया शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है। अब बात करते हैं कि इसके जनक कौन है। एंटोनियो लेवाइसियर को इसको जनक के रूप में जाना जाता है। ये फ्रांस के निवासी थे और इनके द्वारा 1778 और 1783 ईस्वी में दो तत्वों की खोज की गई। एक 1778 की बात करें तो ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की खोज इसका किया गया, और साथ ही साथ इनका नामकरण भी किया गया। आगे बात करते हैं कि अध्ययन के दृष्टिकोण से हम जो केमिस्ट्री उसको तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। आपका भौतिक रासायनिक विज्ञान, कार्बनिक रसायन विज्ञान, अकार्बनिक रसायन विज्ञान। अच्छा, इसको मैंने अलग से ऐड किया क्योंकि इसमें अलग था नहीं। तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, फिर उसको आगे पढ़ेंगे। अब करें कि जो द्रव्य है उस द्रव्य की जो द्रव्य एवं उसकी जो अवस्थाएं हैं कौन कौन सी, तो इसकी अवस्थाएं पांच होती है। कौन कौन सी, तो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेंट होते हैं। तो ये जो द्रव्य होता है, ये द्रव का अंग्रेजी मूलतः होता है मैटर, और मैटर शब्द का प्रयोग जो है हम आपके पदार्थ के रेफरेंस भी करते हैं। ठीक है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, इंपॉर्टेंट सब है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप किस चीज की तैयारी कर रहे हो, कि आप 9th 10th 11th 12th की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो। तो हर चीज का अपना अपना रेफरेंस होता है, और उसी रेफरेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम उसी के रेफरेंस से पढ़ने का कोशिश करेंगे। तो हम ये जो तीन है, इन तीनों के हम जो अध्ययन है ऊपर कर लेंगे। तो उसको देखते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। जो द्रव्य की जो तीन अवस्थाएं देखिए होती है कुल कितनी, पांच अवस्थाएं। तो तीन अवस्थाओं को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे। तो कौन कौन से, तो ठोस है, द्रव्य है और गैस है। तो इनके कुछ जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं, जो जिसके आधार पर इसकी पहचान की जा सकती है, उसके बारे में देखते हैं। तो कह रहे हैं कि जो ठोस है वो एक निश्चित उसका आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है, और स्थिर आयतन स्थित एक क्या होता है, आयतन होता है। जैसे कि मान लीजिए कि पत्थर हो गया, लोहा हो गया, और लकड़ी हो गया। ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके अन्य जो है गुण है वो क्या होते हैं, ये नगण्य संपीड़ितता होती है इसमें, यानी कि इसको कंप्रेस, इसको दबाया नहीं जा सकता। जैसे कि लोहा को मान लीजिए समान तौर पे आप दबा नहीं सकते। ठीक है। इसमें नेक्स्ट बोला है कि इनमें आंतरिक अंतर आणविक स्थान बहुत कम होते हैं, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है स्थान बहुत कम पाया जाता है, बहुत कम। इसलिए इसका घनत्व क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। और इसके अणु, ये ऐसा क्यों होता है, तो क्योंकि इनके अणुओं के बीच इतना आकर्षण होता है कि आपस में क्या होते हैं, सारे के सारे जुटे हुए होते हैं। ठीक है। तो ये सारी के सारी ये गुण इसमें इस तरीके से विद्यमान होती है। अगर हम बात करें द्रव्य की, तो कह रहा है कि इसका निश्चित आकार तो होता है लेकिन निश्चित आयतन, मतलब निश्चित आयतन तो होता है लेकिन निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि दूध को आप जिस मतलब का बर्तन में डालिए, तो उसका आयतन तो जो भी हो वो सही रहेगा, लेकिन आकार क्या होगा, गिलास में डाले तो गिलास के आकार का हो जाएगा वो। उसके बाद आप बोतल में डाले तो बोतल के आकार का हो जाएगा। ये आकार हमेशा अनिश्चित के कंडीशन में होता है, लेकिन इसका जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। उसी के फिर दूध है, तेल है, ये सारे के सारे। इसके अन्य गुणों की बात करते करें कि इसमें जो अंतर आणविक जो स्थान होता है वो काफी अपेक्षाकृत जो किसके, तो ठोस की अपेक्षा ही अधिक होता है। यानी कि देखिए जो अंतर आणविक गुण का मतलब होता है कि जो पदार्थ की जो अवस्था है, उस पदार्थ की अवस्था में क्या हम उसके अंदर आराम से इजी वे से उसमें हम किसी छड़ को या हम अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, उसमें रख सकते हैं, घुमा सकते हैं। उस सेंस में जैसे कि मान लीजिए कि एक बाल्टी पानी में अब रख के हाथ को घुमा सकते हैं,
लेकिन वहीं एक लोहा का या पत्थर का एक बहुत बड़ा एक टुकड़ा हो, क्या उसमें हम हाथ डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं। तो उसके नहीं डालने की वजह क्या है? क्योंकि उसके जो कण है, उसके जो मॉलिक्यूल्स है, वो मॉलिक्यूल्स के बीच में स्थान नहीं है। ठीक है, उसके उसके बाद फिर एक उसके जो जिस के अणुओं के बीच में आकर्षण बल बहुत अधिक होगा, उसमें भी आप नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, तो उसमें दूसरा जो इसका जो दूसरा गुण है, कह रहा है कि अणुओं के मध्य इसका जो आकर्षण बल और इसका घनत्व क्या होता है, ठोस के अपेक्षा क्या हो जाएगा, ये आपका कम होगा। और जब कम होगा तो यही वजह है कि हम क्या कर पाएंगे, उसमें हम आराम से आसानी से उसमें ठोस के अपेक्षा हम किसी चीज को मूव कर पाएंगे। इससे भी ज्यादा आपका इसमें हो जाएगा आपके गैस में, जिसे हम आराम से हाथ घुमा सकते हैं, इसको संपीड़ित कर सकते हैं, हम कंप्रेस कर सकते हैं, इस जितना चाहे उतना लेवल पर हम कंप्रेस करते हैं। कंप्रेस मतलब इसको दबा सकते हैं। ठीक है, और इसके कणों का मत क्या होता है, आकर्षण बल नगण्य होता है। और यही वजह है कि इसके कण आप ये बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, इसके अन्य गुणों की बात करते कह रहे हैं कि एक निश्चित आकार और ना ही निश्चित ये आयतन होता है, ना इसका निश्चित आकार होता है ना ही इसका निश्चित आयतन। मतलब किसी गैस को अब जिस चीज में डालिए उसका आकार वही हो जाएगा, उसका आयतन वही हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी गैस ले लीजिए, आप ऑक्सीजन लीजिए, कार्बन ले लीजिए, नाइट्रोजन लीजिए, हाइड्रोजन लीजिए, कोई भी ले सकते हैं। अब हम ये दो अवस्थाओं को पढ़े हुए, तो एक प्लाज्मा है और एक बोस आइंस्टाइन जो है आपके बोस आइंस्टाइन कंडेंसन जो है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। तो कह रहा है प्लाज्मा जो है, कह रहा है कि प्लाज्मा इस अवस्था में कण में अत्यधिक क्या होता है, ऊर्जा होता है, ऊर्जावान होता है वो कण। उसके बाद कह रहे हैं कि प्लाज्मा गैसों का आयनीकृत अवस्था है, जिसमें धन आवेशित आयनों तथा ऋण आवेशित जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बोला है कि प्लाज्मा अवस्था में गैस विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र से अत्यधिक क्या होता है, प्रभावित होता है। फिर देखते हैं कि जो फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, उस ट्यूब में फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियोन ट्यूब में क्या चीज होता है, भरा होता है, वो प्लाज्मा होता है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि नियोन बॉल में, ठीक है, नियोन गैस तथा फ्लोरोसेंट बॉल में हीलियम एवं पारे का वाष्प होता है, जो विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, वो आयनीकृत करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्लाज्मा के कारण ही सूर्य क्या होता है, काफी चमकीला दिखता है। अब बात करते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करते हैं। तो इसकी जो देखिएगा, इसकी खोज के संदर्भ में आपके सत्येंद्रनाथ बोस जो भारतीय वैज्ञानिक है, उनके द्वारा इसकी खोज की गई थी, गणना की गई थी, इसके विषय में कुछ अध्ययन किया गया था। और इसी गणनाओं के आधार पर आगे चल के अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक नई पदार्थ की भविष्यवाणी की, जो आगे इन दोनों के सम्मान में, क्योंकि इन दोनों इस पांचवी पदार्थ की पांचवी अवस्था के विषय में इन दोनों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा था, और इन दोनों के सम्मान में ही इसका नाम क्या रख दिया गया, बोस आइंस्टाइन कंडेंसन रख दिया गया। आगे चल के 2001 में इस पे अध्ययन हेतु 3 वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसमें कौन कौन थे, ए कॉर्नेल थे, कैट्रले थे, कार्ल ई वेमेन थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है, यानी कि एक द्रव्य किस किस रूप में परिवर्तित हो सकता है, उसमें हम लोग देखते हैं। तो गलन, वाष्पीकरण, संघनन, हिमीकरण, ऊर्ध्वापतन और निक्षेपण। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है ये ऊर्ध्वापतन और निक्षेपण, सबसे अधिक पूछा गया ऊर्ध्वापतन। तो देखिए गलन क्या होता है, गलन अगर देखा जाए तो किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से क्या सीधे द्रव अवस्था में मतलब क्या कन्वर्ट हो जाना, परिवर्तित हो जाना। जैसे कि साधारण जल का मतलब कह रहा है कि किसी ये क्या ठोस से किस में बदल जाना, द्रव में। जैसे कि ठोस क्या बर्फ होता है, बर्फ से किस में चलना है, सीधे वो जल में, द्रव में बदल जाना। जैसे कि आइसक्रीम का, अब देखिए अलग अलग साधारण जल का गलनांक कितना होता है, वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस होता है। आइसक्रीम का गलनांक कितना, -21 डिग्री सेल्सियस होता है। वाष्पीकरण का मतलब होता है कि जल को गर्म करने के पश्चात जो द्रव होता है वो द्रव अवस्था से सीधे किस में चले जाना, आपके गैस अवस्था में चले जाना। नेक्स्ट बात करें कि द्रव जिस ताप पर उबलने के पश्चात वाष्प निकलने लगता है, ठीक है, उसका क्या करते हैं, उसको उस द्रव्य का हम क्वथनांक कहते हैं। और द्रव्य का क्वथनांक कितना होता है सामान्यतः, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। संघनन का मतलब होता है कि गैस का सीधे किस में बदल जाना, द्रव में बदल जाना। जैसे कि बादल जैसे कि बनता है एग्जाम्पल के तौर पे, मान लीजिए इसको हम बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि जब गर्मी पड़ती है तो गर्मी के कारण क्या होता है, पानी वाष्पीकृत होकर के ऊपर उड़ जाता है, और उठने के बाद वो हमारे क्षोभमंडल के ऊपरी परत में जाता है, और ऊपरी परत में टेम्परेचर कम होने के कारण ये क्या हो जाता है, ये ठंडा होकर के ये गैस से क्या किस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, ये
द्रव्य के रूप में कन्वर्ट होता है। तो ये द्रव्य के रूप में जो कन्वर्ट होता है ना, यानी कि गैसीय अवस्था से किस अवस्था में चेंज हो गया, ये द्रव्य अवस्था में, तो इसी चेंजिंग को, इसी परिवर्तन को हम कहेंगे संघनन। और संघनन की विधि के द्वारा ही किस चीज का निर्माण होता है, बादल का। इसको हम एक अच्छे जो घरेलू एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि हम खाना बनाते वक्त देखते हैं कि खाना बनाने के दरमियान जो सब्जी वगैरह बनाते हैं या चावल बनाते हैं, तो देखिए उसकी चावल बनाने या सब्जी बनाने के लिए जो ढक्कन से हम सब्जी को या चावल को ढकते हैं, तो उस पे देखिएगा जो, चूंकि उसमें जल पहले से रहता है, वो जल गर्म होता है, तो वाष्पीकृत होकर के वो ऊपर उठता है। और ऊपर उठने के बाद ये क्या होता है, वो धीरे धीरे क्या होता है कि ठंडा होकर के वो, देखिएगा उसके ऊपरी प्लेट पे ना वो बहुत सारे पानी के बूंद बन जाते हैं। और वो जब पानी के बूंद एक नियत टेम्परेचर पाता है, तो वो फिर बारिश के रूप में धरती पे गिरने लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिमीकरण। हिमीकरण का मतलब क्या होता है कि जो द्रव होता है ना, वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाना, उसका ठोस में कन्वर्ट हो जाना, यानी कि हिम के रूप में बन जाना। हिम मतलब होता है बर्फ, यानी कि द्रव्य का, जल का किसमें, बर्फ कर। जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, जो फ्रिज सामान्य तौर पे हर कोई जानता है, फ्रिज को, फ्रिज में हम क्या करते हैं, द्रव्य को यानी कि पानी को रखते हैं। लेकिन वो क्या करता है, वो पानी जब टेम्परेचर काफी लो होती है, टेम्परेचर जब हम लो कर देते हैं, तो क्या होता है, वो द्रव्य जो होता है सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, ठोस में। तो उसी को कहते हैं हिमीकरण, यानी कि द्रव्य का सीधे ठोस में परिवर्तित होना ही कहलाता है हिमीकरण। हम एग्जाम्पल के तौर पे अन्य चीजों को देखते हैं, जैसे कि ज्वालामुखी से निकले हुए लावा को देख सकते हैं। जो लावा ठंडा होकर क्या होता है, ठोस चट्टान बन जाता है। या जब जल को हम बर्फ के रूप में परिवर्तित करते हैं, ये सारे का सारे इसके उदाहरण है। ऊर्ध्वापतन में देखते हैं, ऊर्ध्वापतन का मतलब होता है कि कोई ठोस, कोई जो है करे कि पदार्थ का ठोस अवस्था से सीधे द्रव अवस्था में जो परिवर्तित हुए बिना किस में चले जाना, गैस में। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पे कपूर को ले लेते हैं, तो कपूर क्या एक ठोस है, और कपूर जो है ठोस से क्या होना चाहिए, इसको फिर द्रव अवस्था में जाना चाहिए। द्रव अवस्था के पश्चात इसको गैस अवस्था में जाना चाहिए। लेकिन ये करता क्या है, यहां से जब ये इस ऊर्ध्वापतन की प्रक्रिया का होता है कि कोई ठोस पदार्थ, ये सेकंड फेज है, यानी कि द्रव्य जो की अवस्था है, ये द्रव की अवस्था में बिना गए किस में चला जाएगा, सीधे गैस में चला जाएगा। तो पदार्थ की वो अवस्था जिसमें कोई ठोस द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे किस में चला जाए, गैस में चला जाए, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं ऊर्ध्वापतन। जैसे कि कपूर हो गया, नेफ्थालिन हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आदि, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के व्यू से। अब आते हैं निक्षेपण के बारे में। पता है निक्षेपण कर रहा है कि पदार्थ की वो, ये देखिए ये आपके इसके विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, जो गैस होता है द्रव में बिना परिवर्तित हुए सीधे किसमें कन्वर्ट होता है, वो ठोस में। जैसे कि मान लीजिए कि शीत ऋतु में जो जलवाष्प होता है उसका किस में कन्वर्ट हो जाना, वो आपके किसमें, तो बर्फ में कन्वर्ट हो जाना। तो मान लीजिए शीत ऋतु जो ये क्या है, एक जलवाष्प, एक गैस है, ठीक। और गैस से इसको कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, द्रव में। लेकिन एक कन्वर्ट किसमें हो गया, बर्फ यानी कि ठोस में, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये तीन अवस्था है, एक, दो और तीन। ये आपका क्या हो गया, गैस। ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया द्रव्य। ये हो गया आपका ठोस। यानी कि कोई चीज गैस से किस में कन्वर्ट होगा, द्रव में। द्रव से अंतिम रूप से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो ठोस में। तो इस अवस्था को बिना प्राप्त किए जो पदार्थ सीधे मतलब गैस से किस में कन्वर्ट हो जाए, ठोस में, तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि द्रव का जो रासायनिक परिवर्तन, अच्छा रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, ये वर्गीकरण होगा। यहाँ पे क्या होगा, वर्गीकरण, द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण। द्रव यानी कि पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। तो पदार्थ को हम लोग देखिए जो बांट देते हैं, तो पदार्थ को जो है किस किस रूप में बांट सकते हैं, तो देखिए एक तत्व है, यौगिक है और फिर मिश्रण है। तो अब देखिए तत्व को हम धातु, अधातु, उपधातु में बांटते हैं। यौगिक के दो रूप स्वरूप में हम स्टडी करेंगे, कार्बनिक और अकार्बनिक। मिश्रण को हम समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के रेफरेंस में पढ़ेंगे। फिर मिश्रण, समांगी मिश्रण को विलयन के रेफरेंस में, तो ठोस विलयन कौन सा होगा, द्रव्य विलयन कौन सा होगा, गैसीय विलयन क्या होगा, इसको स्टडी करेंगे। फिर जो विषमांगी मिश्रण होता है उसमें कोलाइड और निलंबन। तो कोलाइड में इन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम एक एक करके पढ़ते हैं। तत्व के बारे में सबसे देखते हैं। तो कह रहा है कि अभी तक जो तत्व ज्ञात जो है वो कितनी तत्व है, अभी तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी, 118, जिसमें 98 तत्व प्राकृतिक है, शेष 20 तत्व मानव निर्मित, यानी कि मानव के द्वारा निर्मित किया गया तत्व है। हालांकि देखिए एग्जाम के रेफरेंस में देखा जाए तो ये अलग अलग तरीकों से पूछा जा रहा है। एग्जाम में पूछा जाता है कुल तत्वों की संख्या 118 है, उनमें से जो प्राकृतिक कितनी है, 94 है, और मानव निर्मित कितनी है, 24 है। तो हम, मेरा मानना है कि जब एग्जाम में आपके दे तो अभी यही, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में इसी आंसर को कोट किया जा रहा है। ये हालांकि ये एनसीईआरटी में
कोट किया हुआ है 98 और 20 को, तो मैंने दोनों डाटा को एक साथ कर दिया। अब बोला है कि जो प्राय जो तत्व है वो कौन से है, ठोस है, लेकिन देखा जाए इसमें से 11 ऐसे तत्व हैं जो तत्व कमरे के तापमान पे ये गैसीय अवस्था में है। वहीं दो तत्व जो है पारा और ब्रोमीन जो है आपके कमरे के तापमान पे कौन सी अवस्था में रहते हैं, आपके द्रव्य अवस्था में होते हैं। और ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है अक्सर कि वो कौन से तत्व हैं जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, मेंडलीव साहब का यहाँ पे कोट किया गया, मुझे उतना खास नहीं लगा। तो कह रहा है कि रूसी वैज्ञानिक मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी में उपरोक्त तत्वों को क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया है। वो आगे हम लोग देखेंगे मेंडलीव साहब का जो आवर्त सारणी है। तो धातु के बारे में देखते थे, धातु के जो क्या ऐसा है कि हम ये जान पाए कि हाँ ये धातु होता है, ये धातु नहीं होता है। तो धातु के कुछ गुण है, तो ये धातु चमकीला होता है, ठीक है। ये विद्युत एवं ताप का कुछ सुचालक होता है, इस यानी कि चमकीला मतलब वो जानते ही हैं आप लोग, समझ रहे हैं आप लोग भी, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं, मतलब मुझे पता है, मैं तो बस एक मेंटोर के तौर पे आप लोग को गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये मुझे पता है कि आप सब ज्ञानी है, काफी पढ़े लिखे हैं, मतलब काफी ठीक ठाक है। मैं तो बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें से चुन चुन के मैं उसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ऐसा नहीं है कि आप मतलब आपको साइंस का, केमिस्ट्री, बायो, किसी चीज का ऐसा नहीं है कि समझ नहीं, आप, मुझे पता है कि आप उस सारे सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञान है। उसके बाद ये तन्य होता है जिसको हम लोग जितना हो सके उसको मतलब क्या खींच सकते हैं। फिर ये आघातवर्धक होता है, हम इसको पीट सकते हैं। फिर इसको कहते हैं कि ये प्रतिध्वनि का गुण इसमें पाया जाता है, यानी कि इसको अगर पीटते हैं तो इसमें क्या होता है, ध्वनि निकलता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ये सारे के सारे। अब कह रहा है कि जो नॉन मेटल यानी कि अधातु कौन थे, इसमें जो इसके भी कुछ गुण है, जैसे कि ये ताप एवं विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। और ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघात वर्धनीय क्या होता है, या नहीं होता है, इसमें ये खास बात होता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया और ब्रोमीन हो गया। अच्छा, ये जो ब्रोमीन हम लोग देखे ना, उस पे ये दिखे है कि जो ब्रोमीन, तो ये क्या है, अधातु है। तो ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा धातु है जो द्रव कमरे के तापमान पे क्या होता है, द्रवावस्था में पाया जाता है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखते हैं कि अधातु तो कह रहा है कि जिसमें धातु और अधातु का दोनों गुण पाया जाता है वो क्या कहलाता है, अधातु का उपधातु कहलाता है, सॉरी उपधातु कहलाता है, जैसे कि बोरॉन और सिलिकॉन। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि यौगिक और मिश्रण में जो अंतर है उसको देख लेते हैं। तो यौगिक देखिए, यौगिक कहता है कि इसमें क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में पदार्थों को मिलाया जाता है, एकदम निश्चित अनुपात में। और उस निश्चित अनुपात के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। लेकिन उस अनुपात में अगर थोड़ा सा भी छेड़छाड़ किया है तो फिर वो यौगिक अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं आ पाता है। जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन हो गया, जल हो गया आपके, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। मान लीजिए जल का जो रासायनिक सूत्र क्या होता है, रासायनिक होता है H2O। अब सबको पता है, मुझे पता है H2O होता है। तो अगर इसके फॉर्मेशन में थोड़ा सी भी चेंजिंग किया जाए, जैसे कि H2O के जगह पे हम क्या कर दे, HO2 कर दे, तो फिर जल का जो वास्तविक स्वरूप है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो एक निश्चित अनुपात को पता है कि इसमें H2 होना चाहिए, फिर O सिंगल होना चाहिए, तो ये सारे के सारे इससे जो प्राप्त होता है, इस प्रोसेस के थ्रू जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं हम लोग यौगिक। इसमें मिश्रण में क्या होता है, इसमें जो मिश्रण में जो यौगिकों को ना निश्चित अनुपात में नहीं मिलाया जाता, यानी कि किसी भी अनुपात में हम लोग मिला दें तो उससे जो प्राप्त होता है उसको कहते हैं, और जैसे करके दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से जो घटक बनता है उसको कहते हैं हम मिश्रण। जैसे कि वायु हो गया, या हवा हो गया, या फिर शरबत हो गया। जैसे कि वायु में दिखेगा या हवा में दिखेगा बहुत सारे गैसों का मिश्रण है, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्सीजन अब लगभग 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, फिर नाइट्रोजन सर्वाधिक है 78% के आसपास में। तो इसके क्या अलग अलग मात्रा है, तो इसमें अब इन सबके मिलने से क्या बना, वायु बना, हवा बना। तो इस हवा और वायु में देखिएगा तो निश्चित अनुपात है कोई चीज का, नहीं, अनिश्चित अनुपात है। फिर हम लोग मिश्रण में देखते हैं, तो मिश्रण को हम लोग दो रेफरेंस में पढ़ेंगे, एक समांगी मिश्रण पढ़ेंगे और एक विषमांगी मिश्रण पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि समांगी मिश्रण होता है कि समान तौर पे किसी चीज को क्या करना, एक जिसमें उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं एक प्रकार से इतना घुल मिल जाता है कि वो आपस में दिखते नहीं। जैसे कि मान लीजिए कि कह रहा है कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से इस प्रकार मिल जाए कि वो उनका पूरा मिश्रण हो जाए, जैसे कि चीनी और पानी का, पानी और नमक का। अब पानी और चीनी को एक बड़ा डाल दीजिए और उसको पूरा मिला दीजिए बढ़िया से, तो पता चलता है कि हाँ चीनी किधर है, पानी किधर है। इसके विपरीत कौन सा होता है, विषमांगी मिश्रण। इसमें क्या होता है कि इस मिश्रण में इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो आपस में मिलने के पश्चात भी वो दिखते रहते हैं अलग अलग, जैसे कि वो पूरी तरह से मिल नहीं
मिल नहीं पाते हैं, एक तरीके से हम कहें तो। जैसे कि मान लीजिए कह रहा है कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से क्या होता है, पूरी तरह से मिले नहीं और उसके कण स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जैसे कि जल और तेल का मिश्रण, पानी में जो है बालू का घोल। विषमांगी मिश्रण को हम लोग दो इसके और दो घटक पढ़ने की कोशिश करेंगे, जैसे कि है कोलाइड है और निलंबन है। तो कोलाइड में क्या क्या है, तो कोलाइड कह रहा है कि इसमें जो होता है एक तरीके से वो इसके जो मिश्रण होता है, इसके जो कण होता है आपस में एक दूसरे से काफी मिल जाते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, लेकिन ये पूर्णतः मतलब आपस में मिलते तो हैं, सर्वत्र बिखरे रहते हैं, लेकिन ये पूर्णतः मिलते नहीं है। ठीक है, वो दिखेंगे कि हम मिले हुए हैं, लेकिन जब हम इसको पूरी तरीके से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें पता चलेगा इसके मॉलिक्यूल्स अलग अलग कारण के विभिन्न पदार्थों का वह मिश्रण जिसमें मिश्रित पदार्थ के कण एक दूसरे से क्या सर्वत्र क्या हो बिखरे रहते हो, और साथ ही साथ परंतु क्या है कि पूर्णतः ये मिश्रित नहीं होते, जैसे कि झाग हो गया, झाग दो फोम जो बनता है ना वो हो गया, पायस हो गया, दूध क्या है पायस का उदाहरण है, और सबसे अधिक पूछा जाने वाला क्वेश्चन है एरोसोल्स जो फैक्ट्रियों से निकलता है धुआं कालिक जो होता है उसके। ठीक, एरोसोल्स को देखिएगा उसमें ये गैसीय अवस्था में होता है, लेकिन वो जहां पड़ता है तो जो उसको जब आप टच कीजिएगा तो टच करने के पश्चात क्या होगा उसमें ना छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा, तो सीधे सीधे कि वो प्रॉपर तरीके से आपस में मिश्रित नहीं है। फिर जेल हो गया। अब देखिए कार्य के निलंबन में क्या होता है कि वह विषमांगी मिश्रण जिसमें बड़े बड़े आकार के ठोस के कण विद्यमान होते हैं और द्रव में नहीं घुलते हैं, बल्कि मिश्रण के पात्र के तलहटी पर क्या होता है एकत्र होता है, जैसे कि वायु में धूल का कण और जल में आपके बालू और जल का मिश्रण। जैसे कि मान लीजिए कि अभी तो ऐसा समय है जहां पे बहुत सारा आंधी तूफान चलेगा, तो उसमें देखिएगा कि वायु जो होता है एक जगह से धूल के कण को एक दूसरे जगह ले जाता है। तो जो वायु के जब वायु चलता है आंधी जब चलता है तो आंधी में जो उसके कण काफी मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है, तो वो जो कण होता है पूरी तरीके से वायु से मिश्रित होता है वो नहीं होता है, वो कण आपस में दिखता है कि हाँ भाई यहाँ धूल चल रहा है, दिख जाता है ना। और बालू में भी जब हम जल को मिलाते हैं तो उसमें वो तलहटी में वो क्या हो जाता है जमा हो जाता है, तो दिख जाता है वो। अब कह रहे हैं कि कोलाइड विलयन का वर्गीकरण उसके कुछ उदाहरण है, तो कौन कौन से कोलाइड है और उसके उदाहरण ये पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। तो कह रहे हैं कि इसमें कोलाइड में देखे तो झाग है, तो झाग के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, जैसे कि सोडा वाटर हो गया, साबुन का झाग हो गया, शेविंग क्रीम हो गया, एरोसोल्स में धुंध हो गया, कोहरा हो गया और बादल हो गया। ये सबसे ये वाला बहुत ज्यादा पूछा गया कि एरोसोल्स के अंतर्गत कौन कौन से कोलाइड आएंगे। ठीक है, ये यानी कि एरोसोल्स कोलाइड के अंतर्गत कौन कौन से इसके उदाहरण आएंगे, तो विलेन के उदाहरण होंगे, तो आपका धुंध हो गया, कोहरा हो गया और बादल हो गया। नेक्स्ट है कि पायस, पायस में भी दूध को बहुत बार पूछा गया कि दूध क्या है, तो एक पायस का उदाहरण है, पायस कोलाइड का उदाहरण है। फिर इसमें क्रीम होगा, मक्खन होगा, जल में तेल होगा। जेल में कौन सा होगा, दही होगा, पनीर होगा, जूतों का पॉलिश होगा। सॉल्ट में अगर हम बात करें तो रंग, पेन, स्याही होगा। ठोस सॉल्ट में बात करें तो मिश्र धातु हो गया, रंगीन कांच हो गया और रत्न हो गया। अच्छा, कुछ ऐसी विधि हैं जो मतलब क्या जो मिश्रण को अलग करते हैं, तो उनको अलग करने की जो विधि है उनके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, हालांकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन मैं एक रिवीजन के तौर पर आप लोगों को करवा रहा हूँ। ठीक है, तो वाष्पीकरण, वाष्पीकरण हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, मतलब जल को गर्म करके उसमें से जो अशुद्धियों को निकाला जाता है उसी को वाष्पीकरण विधि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए समुद्र जल से नमक बनाने के लिए उसको क्या कहता है, गर्म किया जाता है, या गड्ढा खोद करके उसको गड्ढे में एक तालाब में पानी को हम लोग छोड़ देते हैं, और वो पानी धूप से जब उस पर धूप लगती है तो वो क्या होता है वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है, और बाकी जो नमक उसमें उसी तरीके से पड़ा रहता है। फिर हम उसको क्या करते हैं प्यूरिफाई करते हैं और नमक खाने के रूप में उसका यूज करते हैं। क्रिस्टलीकरण लगभग क्या रहा है उसी तरह का प्रोसेस होता है कारण कि यह किसी मिश्रण को ठोस विलय से अलग करने की प्रक्रिया होती है, तो लगभग वही प्रक्रिया होता है, और इसी प्रक्रिया के तहत क्या है समुद्र जल से नमक का निर्माण किया जाता है। आसवन विधि में क्या होता है, इसमें जो पदार्थ के कण होता है ना वो दो अलग अलग क्वथनांकों पे मतलब वाले पदार्थ होते हैं, और उनको उबाल करके अलग किया जाता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं। कारण कि इस विधि के माध्यम से दो या दो से अधिक अलग अलग बॉइलिंग वाले पदार्थ यानी कि क्वथनांक वाले पदार्थों के मिश्रण को उबाल करके उन्हें पृथक किया जा सकता है, जैसे कि तेल और जल। जैसे कि जो जल होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है, इसका भी एक अलग होता है। तो इसको ना हम ये कर ले कि जल को अगर तेल से अलग करना तो क्या करें, हम एक उसको मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें, तो जल वाष्पित हो करके क्या हो जाएगा ये निकल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम समान तौर पे कढ़ाई में तेल को डालते हैं, और उस तेल में तेल के साथ साथ अगर कहीं जल के बूंद होते हैं तो क्या होता है उसमें आवाज आने लगती है, जो जल होता है वो वाष्पीकृत होकर के क्या ऊपर उठने लगता है। तो यानी कि दोनों को हम अलग कर सकते हैं आराम से।
क्योंकि इनका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, अलग अलग है। फिर इसी तरीके का होता है साबुन निर्माण के उद्योग में जो एस्पिरेंट लाई और ग्लिसरॉल होता है, उसका भी इसी प्रोसेस के थ्रू शोधन होता है। फिर अल्कोहल का निर्माण इसी प्रोसेस के थ्रू होता है। फिर आगे बढ़ते हैं क्रोमेटोग्राफी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इस विधि के तहत इसको देखिए कर है कि इस विधि का प्रयोग अलग अलग अवशोषण क्षमता वाले तथा एक ही विलायक में घुलनशील पदार्थों को हम अलग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट निकालना और डाई में से रंग को पृथक करना। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। अब केंद्रण का देखिए, अब केंद्रण आमतौर पे देखिएगा, इसको हम दूध से क्रीम निकालने या फिर जो लेबोरेटरी होता है उसमें यूरिन और ब्लड के चेकअप में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि देखिएगा, आजकल आप देखिएगा फुल क्रीम हाफ क्रीम आता है। तो फुल क्रीम हाफ क्रीम यानी कि एक दूध जो होता है, किसी मवेशी के थन से जब उस दूध को निकाला जाता है तो उस दूध में ना हाफ क्रीम फुल क्रीम का कोई ऐसा कंसेप्ट ही नहीं होता है। वो प्रॉपर नेचुरल मिल्क होता है। लेकिन उस मिल्क से अब चूंकि मान लीजिए कि किसी को अपने फैट को नहीं बढ़ाना है तो उसको दूध चाहिए लेकिन फैट नहीं चाहिए, तो उस फैट को अलग कर दिया जाता है, उसके क्रीम को अलग निकाल दिया जाता है। तो उस क्रीम को निकालने के लिए, यानी कि वो क्रीम वो भी एक पदार्थ है और दूध भी एक मतलब दूध के अंदर ही हो रहता है, वो फैट रहता है। तो उसको जो निकाला जाता है वो किस विधि के द्वारा निकाला जाता है, तो अपकेंद्रण विधि के द्वारा। ठीक है, और इस विधि का प्रयोग हम रक्त और यूरिन के जांच में भी करते हैं। ऊर्ध्वापर्तन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि कोई पदार्थ क्या होता है, जो है सीधे ठोस से गैस में परिवर्तित होता है, मतलब क्या, बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए। तो इसमें कौन कौन से इस विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं, नमक हो गया और अमोनिया क्लोराइड हो गया। तो नमक को अगर छोड़ दीजिए आप खुले अवस्था में तो क्या होता है, वो धीरे धीरे गलना स्टार्ट कर देता है वो, और मतलब वाष्पीकृत हो जाता है धीरे धीरे वो नमक। फिर इसके विधि के द्वारा हम आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड को भी के मिश्रण को भी अलग कर सकते हैं। फिर है रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। इस विधि के द्वारा देखिएगा, आमतौर पे जल से ना जितनी भी अशुद्धियां होती है उसको हम अलग करते हैं। जैसे कि हमारा जो आरओ होता है, आरओ वही करता है ना, जल को प्यूरिफाई करता है, फिल्टर करता है, ताकि वो जो खनिज जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसको अलग किया जा सके आसानी से, और वो उसको हम पी सके। इस विधि के द्वारा कार्य कि इस विधि के द्वारा जल में मौजूद अशुद्धियों को, जैसे कि खनिज हो गया, आर्सेनिक हो गया, आयन हो गया आदि को क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। सो थैंक यू। मैंने कोशिश किया है कि मैं अपना अच्छा करूं, बेस्ट करूं। चूंकि मेरा अभी मैं अभी इस प्रोसेस में नया हूं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं अपना बेस्ट दे सकूं। बाकी अगर आपको इस पे जो जो भी कमी लगे, जो भी कमी हो, आप बताते रहिए मुझे कि हाँ ये कमी है, और उसमें मैं कोशिश करूंगा हर बार सुधार करने की। मेरी पूरी कोशिश रहेगी सुधार करने की, और मैं कोशिश को जितना हो सके उतना आपके समक्ष अच्छा करने की कोशिश करूंगा। बाकी यदि ये वीडियो ये आपको अच्छा लगे और आपके लिए फायदेमंद हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो को जहां तक हो सके जितना हो सके आप प्लीज शेयर करें। सो थैंक यू।